हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ पार्ट थर्ड। इसके 2 पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जो हमारा कंप्लीट हो गया था। लेकिन इसमें जो थर्ड पार्ट है, कुछ मुख्य मूर्तियाँ दी गई हैं, इम्पॉर्टेंट मूर्तियाँ दी गई हैं और इनकी कला में जो इनकी विशेषताएं हैं, जिन पे प्रश्न बनते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने विषय देख लेते हैं। हमारे आज के विषय रहेंगे स्तूप। जो सांची का स्तूप है, बहुत ही फेमस है। वो किस लिए फेमस है और वहाँ की जो कला है, उनकी विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे। पद्मासन में बुद्ध की मूर्ति मिली है, जो मथुरा की स्थापत्य कला है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बुद्ध की मुख की प्रतिमा जो तक्षशिला से मिली है। आसन स्थित बुद्ध की मूर्ति जो सारनाथ से मिली है। पद्मपानी बुद्धिस्ट अजंता की गुफा से जिनके भित्ति चित्र मिले हैं। और मारविजय अजंता की गुफा 26। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला विषय, पहला टॉपिक, सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप आप सभी जानते हैं, भोपाल में पड़ता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और इसको यूनेस्को द्वारा एक विश्व विरासत स्थल घोषित किया हुआ है। ठीक है, आप ये प्रश्न अच्छा है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्तूप है, ये ऐसा नहीं है कि भोपाल में या मध्य प्रदेश में एक ही स्तूप है। यहाँ पे अन्य और स्तूप हैं, लेकिन जो स्तूप संख्या, इनको संख्या से इनको क्रम दिया गया है, एक कि संख्या 1, संख्या 2। सबसे पहला उसको संख्या 1 दिया गया है। जो सबसे प्राचीन है वो सांची का स्तूप है। ठीक है, ऐसे ही संख्या 2, संख्या 3 करके स्तूप को नाम दिए गए हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध संख्या 1 सांची का स्तूप है, जिसके प्रसिद्ध होने में भी एक अलग ही प्रसिद्धि है, एक अलग ही विशेषता है। वो है बुद्ध के अवशेष। तो इस स्तूप में बुद्ध के अवशेष बताए जाते हैं कि इसमें बुद्ध के अवशेष हैं। और इसकी जो नक्काशी है, जो कला है इसकी, वो भी एक अलग ही देखने को मिलती है, बहुत ही अद्भुत देखने को मिलती है। इसलिए इसको बहुत ही प्रसिद्ध है, ये बहुत फेमस है स्तूपों में। ठीक है, उसके बारे आगे हम देखें तो ये जो स्तूप पे जो वास्तुकला है, ये इसकी ऐसी वास्तुकला देखने को मिलती है कि वास्तुकला में एक उत्कृष्ट उदाहरण बनती है। ये देखिए आप, ये तोरण है स्तूप का, ये देखिए आप एक बार, ये तोरण है। और ये जो तोरण के ऊपर की 3 पट्टियां हैं, उस पे ये वाला वर्क किया गया है, अर्थात ये मूर्ति कला, इस पे नक्काशियां की गई हैं। ठीक है, और ये बहुत ही सुंदर है। जैसा आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे घोड़े बनाए गए हैं। ये आप रियल में देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत देखने को मिलता है। इसलिए ये अपनी स्थापत्य कला से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यदि हम बात करें स्तूप के तोरण के बारे में और प्रदक्षिणा पथ के बारे में, तो सभी स्तूपों से अलग एक ऐसा प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलता है सांची के स्तूप में, जो अन्य कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये एक ऐसा प्रदक्षिणा पथ है जो इसी स्थल पर पाया जाता है। इसकी कला, इसकी जो कला है, इसकी जिस तरीके से बनाया गया है, वो अपने आप में एक अनोखा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करें तोरण के बारे में, तो इस पे सबसे पहले दक्षिण की ओर एक तोरण बनाया गया था। उसके बाद अलग अलग काल में 3 और तोरण बनाए गए इसके चारों तरफ। तो एक स्तूप के चारों तरफ 4 तोरण होते हैं, 4 तोरण अथवा अर्थात द्वार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मथुरा की मूर्ति कला के बारे में। तो मथुरा जो है वो मूर्ति कला का एक विशाल केंद्र था, यह हम सभी जानते हैं। जो महात्मा बुद्ध थे, उनको पहले प्रतीकात्मक रूप में पूजा जाता था, माना जाता था, लेकिन मथुरा और गांधार की शैली से इनको मानव रूप प्राप्त हुआ। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो ये जो मूर्ति कला मिली है, मूर्ति मिली है बुद्ध की, उसकी कुछ विशेषता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बुद्ध की प्रतिमा मिली है जो मथुरा कला से बनी हुई है।
इसमें मथुरा कला देखने को मिलती है और इनके साइड में दो लोग देखने को मिलते हैं, मानव मूर्ति देखने को मिलती है जिनको बताया जाता है कि इनमें एक वज्रपानी है और एक पद्मपानी है। वज्रपानी के हाथ में एक वज्र दिखाया गया है और पद्मपानी के हाथ में एक पुष्प दिखाया गया है, इसलिए शायद इनके नाम वज्रपानी और पद्मपानी रखे गए हैं, क्योंकि पुष्प जो दिखाया गया है वो कमल है और कमल को क्या कहते हैं, पद्म भी कहते हैं, और इनके हाथ में वज्र है तो वज्रपानी और पद्मपानी। ये एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, हम श्योर नहीं है, ठीक है। और ऊपर जो इनके प्रभामंडल के पास ये दो मानव मूर्ति और दिखाई गई है, ये कुछ उड़ते मानव की मूर्तियां दिखाई गई हैं और इनका जो प्रभामंडल है वो बिल्कुल सादा दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो मथुरा की मूर्ति है ये कुषाण काल की मिली है ऐसा बताया जाता है। और बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं उनका जो बनने में विकास है उसको समझने में ये मूर्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, बुद्ध मुख की मूर्ति। तो बुद्ध मुख की मूर्ति आप ये देख रहे हैं, कितना ही सुंदर चेहरा दिखाया गया है इसमें बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का। ये तक्षशिला से मिली है, ये तक्षशिला की कला बताई जाती है। पहली बार ऐसा चेहरा हमें तक्षशिला की स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। तो ये जो मूर्ति है वो तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति है और गांधार कला में विस्तृत अनेक चित्रात्मक परिपाटियों का इसमें मिला जुला रूप है। परिपाटी अर्थात देखिए इनके बाल जो दिखाए गए हैं वो घुंघराले दिखाए गए हैं, ये एक अलग परिपाटी हो गई। इसमें इनका जो मस्तक है वो समतल दिखाया गया है, आंखें उभरी हुई जो इनकी पुतलियां हैं वो बड़ी बड़ी दिखाई गई हैं और आंखें अधमीची अर्थात थोड़ी खुली हुई दिखाई गई है। और सबसे ज़्यादा जो इनका ये कान है ना, इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखाए गए हैं, एकदम अलग इनकी शैली दर्शाते हैं। जो इनके कान हैं, ये कान के नीचे वाली जो स्किन होती है जहाँ पे लड़कियाँ ईयरिंग्स पहनती हैं उस वाली जगह को क्या कहते हैं, ललरी, ठीक है, कहते हैं ललरी। तो ये जो ललरी है इनकी बहुत ही नीचे को लटकती हुई बड़ी सी दिखाई गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गांधार की जो कला है उसमें बुद्ध की मूर्ति की जो ललरी है वो लटकी हुई दिखाई गई है, बाल घुंघराले दिखाए गए हैं, आंखें अधमीची दिखाई गई हैं और इनका जो फेस है वो ऐसा लगता है कि बहुत ही शांत और सुख में ये बैठे हुए हों, इस तरीके से दिखाया गया है। और इनका चेहरा प्रशांतता और ये इनकी अभिव्यक्ति जो है वो प्रशांतता की अभिव्यक्ति आकर्षण का केंद्र बनती है, ठीक है। आप खुद भी देखिए, आपको भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा होगा इनका फेस का ये मूर्ति कला, ठीक है। आगे हम बात करें तो एक्मेनियन जो गांधार की शैली है वो कैसे बनती है, वो एक सम्मेलन से बनती है। उसमें एक्मेनियन पार्थेय बैक्ट्रिया परंपरा का सम्मेलन होता है, उनकी विशेषताओं का सम्मेलन से जो विशेषताओं का जो एक सम्मेलन है वो पूरा गांधार की कला में हमें देखने को मिलता है। आगे पढ़े, आसनस्थ बुद्ध की मूर्ति। आसनस्थ बुद्ध की मूर्ति की बात करें तो ये सारनाथ से मिली है और यह बुद्ध की मूर्ति ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है जो सारनाथ से मिली है। और यह चुनार के बलुआ पत्थर से बनी धम्म चक्र परिवर्तन के प्रसंग का प्रतिरूपण है। यह बुद्ध की यह प्रतिमा सारनाथ की जो शैली है प्रतिमाओं का एक उत्तम उदाहरण है, ठीक है, ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। आप देखिए अभी पीछे हमने अलग मूर्ति देखी थी, सारनाथ की मूर्ति कला में देखिए इनका जो प्रभा मंडल है, ये इनके पीछे का ये गोल, ये नक्काशियों से सजा हुआ है, ठीक है, इसमें आर्ट की गई है। हस्त जो मुद्राएं हैं वो कुछ अलग देखने को मिलती हैं। इनके नीचे ही कुछ बोधिसत्व देखने को मिलते हैं जिनमें वज्रपानी, पद्मपानी, मैत्रेय, अभिताभ, ये सब इनके बोधिसत्व देखने को मिलते हैं। और ये जो बुद्ध हैं इनको कलाकारों ने कुछ इस तरीके से महामानव के रूप में प्रस्तुत किया है कि जैसे इन्होंने निर्वाण यानी क्रोध और घृणा से छुटकारा पा लिया हो, इस तरीके की मूर्ति दिखाई जाती है कि इन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। आगे बात करें पद्मपानी बोधिसत्व की,
तो पद्मपानी बोधिसत्व की मूर्ति कला नहीं मिली है, भित्ति चित्रण मिला है, अर्थात दीवार पे पेंटिंग, गुफा में पेंटिंग मिली है, जो अजंता की गुफा संख्या 1 के पूजा गृह से पहले ही मिलती है। दीवार पर पूजा गृह से पहले ही दीवार पर मिलती है। और इसमें जो ये पद्मपानी है, इनको कमल का पुष्प पकड़े हुए दिखाया गया है, और जो ये कलर लिए गए हैं, जो जिस कलर में ये मिली है वो है लाल, भूरा, धूसर, हरा और नीले रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे बात करें तो अजंता की गुफाओं में जितने भी भित्ति चित्रण मिले हैं उनमें पद्मपानी और वज्रपानी के चित्र सर्वोत्तम चित्र माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें मारविजय के बारे में, तो अजंता की गुफा 26 में एक मारविजय की मूर्ति कला देखने को मिली है, जिसको मारविजय कहते हैं। मारविजय अर्थात मार पर विजय की थी, मार की एक सेना थी, उस पर उन्होंने बुद्ध ने विजय प्राप्त की थी। तो यह अजंता की गुफा 26 हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 की दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है, और ये जो मूर्ति है इसमें बुद्ध की मूर्ति को बीचों बीच बीचों बीच बिठाया गया है, और इनके चारों तरफ सेना है, मार की पुत्री और सेना से इनको घिरा हुआ दिखाया गया है। आगे बात करें तो यह घटना है वो उसको बताया गया है कि बुद्ध के ज्ञानोदय का हिस्सा है, अर्थात बुद्ध के ज्ञान का उदय हो गया था। इनके पीछे कुछ वृक्ष भी, यहाँ पे पत्तियाँ, वृक्ष की पत्तियाँ भी दिखाई गई हैं। इस आख्यान के अनुसार, अर्थात इस कथनात्मक मूर्ति कला के अनुसार, बुद्ध और मार के बीच संवाद होता दिखाया गया है, और बुद्ध अपने दाहिने हाथ से धरती की ओर अपनी उदारता के प्रति एक साक्षी के रूप में इशारा करते हुए दिखाए गए हैं। और यहाँ पे जो मूर्ति मिली है वो कुछ नाचती हुई भी मिली है, कुछ जानवर की मिली है, और जो सेना थी, उनके जो चेहरे थे, सेना में जो लोग थे वो थोड़े गुस्से से में दिखाए गए हैं, और कुछ सेना इनकी ओर आती और कुछ सेना वापस लौटती हुई दिखाई गई हैं। तो इस तरीके से एक प्रदर्शित करता है कि जैसे महात्मा बुद्ध ने इन लोगों पर, इन सेना पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अपने ज्ञान से इन पे विजय प्राप्त कर ली थी। आगे बात करें तो एलिफेंटा की गुफा में एक महेश मूर्ति मिली है, जिसको पंचमुखी कहा गया है। वैसे तो ये 3 ही देखने को मिले हैं चेहरे, ये 3 चेहरे देखने को मिले हैं, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया गया है कि शायद इनके पीछे 2 चेहरे और भी हों। और यह है महेश मूर्ति ईसा की 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक काल में बनाई गई थी। इसके साथ शिव के यहाँ ये जो गुफा है, इसमें शिव के 2 अन्य रूप भी देखने को मिले, अर्धनारीश्वर और गंगाधर मूर्तियाँ। तो ये कुछ मूर्तियाँ थी जिनकी विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक था। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिलाइट IAS, जहाँ पे आपको डेली क्विज़ मिलेंगे जो UPSC क्वेश्चंस बेस होते हैं। आपको उसमें बहुत हेल्प होगी, और इस वीडियो की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। थैंक यू।